हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी डिस्कशन को। हमारा ये जो टॉपिक चल रहा है प्रोफाइल ऑफ वेमेन इन इंडिया, इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट पिलर्स के बारे में बात करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हमने बात करी थी फीमेल और विमेन लिटरेसी के बारे में, और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे क्या कहता है विद रिस्पेक्ट टू रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिटरेसी रेट ऑफ मेल एंड फीमेल। उसके बारे में हमने कुछ आंकड़ों को जाना था, कुछ परसेंटेजेस को जाना था। इसके अलावा ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता क्या है, इसकी रिपोर्ट मायने क्यों रखती है, इसके बारे में भी हमने बात करी थी। आज के लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे फीमेल एजुकेशन के बारे में। अच्छा दोस्तों, एक बात बताओ, ये जो पॉइंट नंबर 3 और 4 है, वैसे तो ये मर्ज करके भी यूज़ करा जा सकता था। प्रीवियस लेक्चर में हम इसको कंबाइंड तौर से डिस्कस कर सकते थे कि लिटरेसी एजुकेशन मिलती जुलती चीज़ है। कुछ लोग इसको ये मानते हैं कि ये सेम भी होता है। तो आप मुझे बताओ, लिटरेसी और एजुकेशन में कोई डिफरेंस है या फिर सेम चीज़ होती है? अलग होगा। डिफरेंस क्या होता है लिटरेसी और एजुकेशन में? रिया, आकांक्षा बताओ, लिटरेसी कैसे अलग है एजुकेशन से? देखो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे हो ना। जैसे इंटरव्यूअर ने आपसे ऐसी चीज़ें पूछ ली है ना कि आप एक फीमेल हो, रिया जी, आकांक्षा जी आप एक फीमेल है, और लिटरेसी रेट के बारे में कुछ बताइए, एजुकेशन रेट के बारे में कुछ बताइए, एजुकेशन की फील्ड में कंट्रीब्यूशन के बारे में कुछ बताइए, लिटरेसी की परसेंटेज के बारे में बताइए। फिर अगर वो आपसे पूछ ले कि लिटरेसी और एजुकेशन में फ़र्क क्या होता है, अब देख लो, बचपन से हम इन दोनों टर्म्स को सुन रहे हैं। आकांक्षा, रिया, है ना, गौर फरमाना, हम जानते हैं इन दोनों टर्म्स को, सुन तो रहे हैं एटलीस्ट, मतलब। लेकिन बेसिक डिफरेंस जो है वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। अब एक चीज़ को एक्सेप्ट करो, सोचना पड़ रहा है ना इन टर्म्स के बारे में, बताओ, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी नहीं है ना? हाँ या ना? है ना? तो देखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने भी जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मेरी एक आदत मुझे अपने बारे में बहुत अच्छी लगती है कि किसी भी चीज़ के बारे में जो डाउट होता है उसको क्लियर करे बिना मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ, चाहे टाइम जितना मर्जी लग जाए। तो मैं आपको पहले तो बेसिक ये समझाता हूँ कि लिटरेसी और एजुकेशन में फ़र्क क्या होता है, और आपको अभी याद आ जाएगा, अच्छा इसको लिटरेसी बोलते हैं, अच्छा ये एजुकेशन होती है। आपके दिमाग से ये वाली फीलिंग आएगी अभी 2 मिनट के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों लिटरेसी के बारे में। सबसे पहले जब आप जीवन में पढ़ना लिखना स्टार्ट करते हो ना, आप सबसे पहले सीख करते हो, जिसकी तरफ आप जाते हो, डेट इज लिटरेसी। ठीक है, याद रखना, जीवन में अगर कोई आपसे पूछे सबसे पहले आप कौन होते हो, एजुकेटेड होते हो कि लिटरेट होते हो, आज के बाद आपका आंसर क्या होगा हमेशा? कि हम सबसे पहले जीवन में लिटरेट होते हैं। ओके, तो लिटरेसी जो है जीवन में सबसे पहले हमारे सामने लिटरेसी आती है। तो लिटरेसी का मतलब है क्या? लिटरेसी एक आपकी ना फाउंडेशनल स्किल होती है। लिटरेसी आपकी एक फाउंडेशनल स्किल होती है जिसके अंदर हम बात करते हैं, हम कोई चीज़ पढ़ सकें, हम कोई चीज़ लिख सकें, और हमारे अंदर किसी भी चीज़ को पढ़ने लिखने के बाद एक बेसिक कॉम्प्रीहेंशन की स्किल हो। बेसिक कॉम्प्रीहेंशन, बेसिक कॉम्प्रीहेंशन मतलब पढ़ने लिखने के बाद एटलीस्ट ये तो पता ही हो कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, या आई एम स्टडिंग, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। इतना थोड़ा बहुत ज्ञान बच्चे को हो। परफेक्ट इंग्लिश आती हो, हिंदी आती हो, संस्कृत आती हो, मलयालम आती हो, मीज़ो आती हो, कोई भी भाषा है वो जिसमें फेमिलियर है, जो उसका वातावरण है या उसकी जो मातृभाषा है या स्कूल में जो चीज़ सिखाई जा रही है, बच्चा उसको रीड कर सके, लिख सके और बेसिक चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड कर सके। ठीक है, तो ये एक प्रकार से एक टूल होता है। जैसे हम कहते हैं ना, पढ़ा लिखा व्यक्ति,
हम समाज में किसी को भी कह देते हैं पढ़ा लिखा व्यक्ति, लेकिन जब आप किसी को पढ़ा लिखा एक्चुअली बोल रहे हो ना, तो आप उसका मजाक उड़ा रहे हो। आप जब भी किसी के बारे में बोलते हो ना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो आप उसका एक्चुअली मजाक उड़ा रहे हो, क्योंकि आप कह रहे हो कि वो सिर्फ लिटरेट है, वो सिर्फ पढ़ना जानता है, लिखना जानता है, थोड़ा बहुत चीज़ों को समझना जानता है। लेकिन ये जो है वो ये बहुत लो लेवल की चीज़ है, यानी कि आप उसको ये बता रहे हो कि उसकी जीवन की शुरुआत जहाँ से हुई थी वो सिर्फ उतना ही पढ़ा लिखा है, क्योंकि वो पढ़ना लिखना अगर जानता है तो वो लिटरेट है सिर्फ। लिटरेसी गारंटी नहीं होती कि पर्सन एजुकेट हो जाएगा। अभी हम बात करेंगे कि एजुकेशन क्या होती है, एजुकेट होना क्या होता है। लेकिन लिटरेसी के अंदर सिर्फ आता है पढ़ना, लिखना और बेसिक तरीके से बेसिक चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड करना। लेकिन वहीं पर ये कैसे, हाँ ये एक टूल हो गया, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें कि एजुकेशन क्या होती है, एजुकेट होने का क्या मतलब होता है, एजुकेशन क्या होती है। एजुकेशन ये काफी ज्यादा ब्रॉडर एस्पेक्ट होता है। इट इज अ मच ब्रॉडर एस्पेक्ट। और एजुकेट होना, जैसे आप बेसिक पढ़ना सीख गए, आपको क ख ग बचपन में सिखाया गया। आकांक्षा, रिया, जल्दी जल्दी आंसर करना, जल्दी जल्दी बताओ मुझे, क ख ग सिखाया गया। हिंदी, हिंदी यानी कि चाहे भले फ्लुएंटली पढ़ लो चाहे धीरे धीरे करके पढ़ लो, हिंदी की किताबें पढ़ सकते हो, हिंदी का अखबार पढ़ सकते हो, हिंदी की एनसीईआरटी वगैरह पढ़ सकते हो, है ना। एबीसीडी पढ़ना लिखा, एबीसीडी पढ़ना और लिखना सिखाई गई थी बचपन में, है ना। हिंदी को भी लिख सकते हो, चाहे भले टूटी फूटी लिख सको या इतनी ज़्यादा फेमिलियरिटी ना हो आपकी हिंदी में, या एबीसीडी की बात है तो एबीसीडी के थ्रू आप सेंटेंसेस को रीड कर सकते हो, लिख सकते हो, थोड़ा बहुत समझ भी सकते हो, है ना। क्लियर है ये वाली चीज़, ये इतना तो लाइफ में हमने सीखा हुआ है। तो आप जो है हिंदी और इंग्लिश की फील्ड में आप लिटरेट हो, पढ़ लेते हो, लिख लेते हो, बेसिक तरीके से कॉम्प्रिहेंड कर लेते हो। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं हिंदी का पढ़ना और लिखना, अंग्रेजी का पढ़ना और लिखना खत्म हो गया आपकी लाइफ में, बचपन में ही हो गया था ना हम सबकी लाइफ में खत्म, हॉल्ट आ गया ना। हिंदी को जब हमने लिखना सीखा और जब पढ़ना सीखा, और अंग्रेजी को जब लिखना सीखा और पढ़ना सीखा, तो वो वहीं तक था ना, ए से लेकर जेड तक की पूरी कहानी थी। और हिंदी में क ख ग ये जो पूरी कहानी थी इतनी थी, है ना। इसका मतलब अगर कोई भी हिंदी की किताब आएगी हम उसको पढ़ लेंगे, लिख लेंगे। अंग्रेजी की कोई भी किताब आएगी तो हम उसको पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, यानी कि हॉल्ट आ गया ना, फुल स्टॉप लग गया ना। लिटरेसी में एक फुल स्टॉप लग जाता है। एजुकेशन में लेकिन क्या है, एजुकेशन एक ऐसी चीज होती है जो कि एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। आपने, मैं 2 सेंटेंसेस बोल रहा हूं, आप बताना आपने लोगों के कंटेक्स्ट में आपने क्या सुना हो, चाहे कितना भी ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति क्यों ना हो, आप उसको क्या बोलोगे, हाईली एजुकेटेड या ओवर एजुकेटेड, बताओ। ओवर क्यों नहीं बोलेंगे? ओवर का मतलब ये दिखा रहा है कि जितनी नीड ही नहीं है उससे ज्यादा पड़ गया, ऐसा कोई हो सकता है कि जितनी दुनिया में चीजें नहीं है, इस क्षेत्र के बारे में, इस डिसिप्लिन के बारे में, एक सब्जेक्ट के बारे में, किसी चीज की जितनी नॉलेज हो सकती है उससे ज्यादा नॉलेज गेन कर गया जितनी नीड भी नहीं थी, ऐसा कोई पर्सन हो सकता है? नहीं ना। तो ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। आप कभी ये नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हो अपने जीवन में, याद रखना, आप ये कह सकते हो कि हाँ कंप्लीट तरीके से मैं लिटरेट हो गया या लिटरेट हो गई, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैं 100% एजुकेट हो गया या एजुकेट हो गई। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। क्यों है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ये, वाई? और उसका रीजन ये है बिकॉज इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज। इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज। और नॉलेज गेन करना किसी भी क्षेत्र के अंदर रुक सकता है क्या, बताओ? हिस्ट्री जैसा स्टैटिक सब्जेक्ट मान लेते हैं, हिस्ट्री के अंदर अगर आप पूरी हिस्ट्री पढ़ दो तो भी क्या मैं आपको या किसी को भी ओवर एजुकेटेड कह सकता हूं क्या, या ये कह सकता हूं कि उसने नॉलेज का उसका फुल स्टॉप आ जाएगा हिस्ट्री के अंदर, पूरी दुनिया की हिस्ट्री उसने पढ़ डाली? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता रिया, आकांक्षा?
आर्कियोलॉजिस्ट जब नई नई फाइंडिंग करते रहेंगे, जैसे हिस्ट्री के सब्जेक्ट को मैं इसलिए एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ क्योंकि ये आप समझ रहे हो ना कांशा, कि वो तो एक स्टैटिक चीज़ है। अशोका, अकबर वगैरह जितना हमें जानना था उतना हमने जान लिया, लेकिन नई नई डिस्कवरीज भी तो होती रहती है हर एक क्षेत्र के अंदर, हिस्ट्री में भी तो होती रहती हैं। आर्कियोलॉजिस्ट नई नई चीज़ें, जो गड़ी हुई चीज़ें होती हैं, खुदी हुई चीज़ें होती हैं, उनको निकालते नहीं है क्या धरती के अंदर से, उसके बेसिस पर एक नई एनालिसिस नहीं बन जाती है, नई थ्योरी नहीं बन जाती है, होता है। इसलिए ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, एजुकेट होना एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, बिकॉज यहां पर आप नॉलेज को गेन करते हो। नॉलेज को गेन करने की, अगर जब हम बोल रहे हैं कि कोई पर्सन नॉलेज गेन कर रहा है या कर रही है, तो वो कभी रुक थोड़ी ना सकता है। अगर कोई पर्सन बोल रहा है कि हाँ मेरी नॉलेज पूरी हो गई है, तो ये तो घमंड वाली बात हो गई, हो ही नहीं सकती किसी की नॉलेज किसी भी क्षेत्र में पूरी। एजुकेशन लेकिन इन दो पॉइंट से बियॉन्ड भी है। इसमें अगर आप किसी को एजुकेट बोल रहे हो तो और भी ज्यादा क्वालिटीज जुड़ी होती हैं, और वो क्या है, एक पर्सन जो लिटरेट है वो पढ़ना लिखना तो जानता है, लेकिन जो एजुकेटेड है वो नॉलेज को तो गेन कर रहा है या कर रही है, लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और होता है, दैट इज एजुकेटेड पर्सन की हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग होती है, हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग होती है। तो आप इससे समझ सकते हो कि क्या चीजें हमें रट्टू तोतों से अलग बनाती है। जो चीज रट लेंगे, यानी कि वो पढ़ना लिखना जानते हैं इसलिए वो रट रहे हैं, लेकिन एक एजुकेटेड पर्सन की पहचान ये होती है कि वो पर्सन क्रिटिकल थिंकिंग को इन्वोक करता है या करती है अपने अंदर। इफ दे आर रीडिंग समथिंग, जैसे क्या हम अपने आप को एजुकेटेड बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। भगवान की कृपा से, सरस्वती माँ की कृपा से मैं तो बोल सकता हूं अपने आप को, बिकॉज यहां पर जो भी ये चीजें लिखी रहती हैं इसके बियॉन्ड जाकर भी मेरा दिमाग चलता है। मैं चीजों को पीछे से गहराई से समझना चाहता हूं, सर्च करता हूं। क्यों करता हूं? क्रिटिकल थिंकिंग का कंपोनेंट है ना। तो इसमें क्या ये मेरा घमंड है अगर मैं कह रहा हूं कि इसके पीछे मैं इसको सर्च करता हूं, वो करता हूं? नहीं, मैं अपने आप की छवि ये पोर्ट्रे कर रहा हूं कि मैं भाई मैं रट्टू तोता नहीं हूं, मैं लिटरेट नहीं हूं, मैं एजुकेटेड भी हूं। और ये चीज डंके की चोट पे मैं कह सकता हूं, आप भी कह सकते हो। यूपीएससी की जो तैयारी कर रहा है वो इश्यूज के बारे में सुनेगा, करंट अफेयर के बारे में पर्सन सुनेगा, सुनेगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, उसका दिमाग चलेगा। जैसे आप डाउट पूछोगे, सर अगर इसमें ऐसा हो रहा है तो वैसा भी तो हो सकता है। अब जैसे जिस टाइम पर आपने ऐसा सवाल पूछ लिया कि सर अगर ये वाली चीज़ अगर सर ऐसे ऐसे हो रही है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ऐसा ऐसा होगा? अगर आपका ऐसा डाउट आ गया कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो सकता है क्या, तो यानी कि आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग है, आप एजुकेटेड बन रहे हो, या आपको पता लग गया कि एजुकेट होना क्या होता है, क्योंकि दिमाग चलना चाहिए। यहां पर क्या है कि यार पढ़ना लिखना सीख गया। आप बच्चे से अगर आप पूछो, एक छोटा बच्चा 5th क्लास का बच्चा, अगर मैं उसको एम लक्ष्मीकांत की बुक दूंगा, पढ़ तो वो भी लेगा, देख देख कर। जो लक्ष्मीकांत में अमेंडमेंट वर्ड लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, ऑर्डिनेंस लिखा हुआ है, वो भी तो देख के लिख लेगा। लेकिन क्या वो समझ सकता है, इस चीजों को कनेक्ट कर सकता है कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस क्यों पास करेंगे, सरकार अमेंडमेंट क्यों लेकर आएगी? नहीं, इतना छोटा नहीं समझ पाएगा बच्चा जितना हम समझ सकते हैं। तो वो लिटरेट हो रहा है, आगे जाके एजुकेट हो जाएगा वो, लेकिन ऐसा बच्चा अभी सिर्फ लिटरेट है, वो एजुकेटेड नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? फर्क पहचान में आ रहा है? बताओ। एजुकेशन सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग तक भी सीमित नहीं है। एजुकेशन दो चीजों के ऊपर बहुत काम करती है। एक है वैल्यूज, इसकी भी बहुत भूमिका होती है एजुकेशन में, मतलब अगर हम किसी को एजुकेटेड कह रहे हैं, वैल्यूज। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो पर्सन के साथ जुड़ी होती है, अगर कोई पर्सन एजुकेटेड है, रियल में एजुकेटेड है, तो वो एजुकेशन उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग में भी मदद करेगी। कुछ लोग आपने देखा ना, डिग्री बहुत सारी होती है, बात करने की तमीज नहीं है, कब क्या बोलना है इस चीज में दिमाग काम नहीं कर रहा है, जहां चुप रहना चाहिए वहां चुप नहीं रह रहे हैं, जहां बोलना चाहिए वहां बोल नहीं रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति पढ़ा लिखा गवार है, यानी कि लिटरेट है, लेकिन लिटरेट तक ही रह गया वो, एजुकेशन उसको कुछ सिखाया ही नहीं। अब यूपीएससी की तैयारी को करते हो आप ये सोच रहे हो, जैसे कुछ बच्चे पूछते हैं, मेरे पास कॉल आता है फाउंडेशन कोर्स के रिगार्डिंग, तो वो मुझसे पूछते हैं
सर आपके कोर्स से कितने क्वेश्चन फंस जाते हैं प्रीलिम्स के अंदर? सर आपका कोर्स करने से मेंस में कितने सारे सवाल आ जाएंगे जो आपने पढ़ाया हुआ है? वो किस चीज को सीख कर रहे हैं बताओ रिया, आकांक्षा? आर दे सीकिंग एजुकेशन? नहीं ना। लिटरेट से तो वो ज्यादा ही है, हाँ हम उनको सिर्फ लिटरेट भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन क्या वो एजुकेशन को सीख कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग का कंपोनेंट ही नहीं है ना। और अगर हो भी तो उसके साथ जिस जिस तरीके का वाहियात सवाल होता है उनका, तो उनके अंदर वैल्यूज और कैरेक्टर बिल्डिंग लैक कर रहा है। वैल्यूज और कैरेक्टर बिल्डिंग की महत्वता, उसकी इंपॉर्टेंस जो होती है वो इस चीज में छुपी होती है कि आप जो है एक अच्छा एजुकेटेड व्यक्ति जो रियल में एजुकेटेड है, वो हमेशा चीजों को दूसरे प्रकार से समझेगा जैसे दुनिया नहीं समझ पाती है। ठीक है? और उसके पास हमेशा कुछ वैल्यूज भी होंगी। अगर वैल्यूज नहीं है तो यानी कि वो एजुकेट अभी तक हुआ नहीं है या हुई नहीं है। ठीक है? तो यानी कि हम ये कह सकते हैं, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। लिटरेसी आपके जीवन में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। लिटरेसी आपके जीवन में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो कि मदद करता है आपको कि आप किस प्रकार से अपने अंदर विजडम को लेकर आ सको, ज्ञान, आपका कैरेक्टर। अच्छा, कैरेक्टर कैसे निकल कर आता है? एक शिक्षित व्यक्ति जब बात कर रहा होता है या कर रही होती है, जैसा वो लोगों को समझा रहा होता है या समझा रही होती है, उनकी छवि, उनके अंदर से जो प्रकाश होता है वो अलग ही प्रकार से चमकता है, दूसरे व्यक्तियों से अलग। आई एम अ ह्यूमैनिटीज पर्सन, मैंने नॉन मेडिकल या कॉमर्स वाली फील्ड को कभी भी नहीं पढ़ा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो आईआईटी भी है, आईआईटी से गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई भी जो कॉन्सेप्ट है फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड, साइकोलॉजी की फील्ड से रिलेटेड, अकाउंटेंसी से रिलेटेड, बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं उसको ज्यादा बेटर तरीके से किसी को समझा सकता हूं, छोटे बच्चे को जो कि 4th क्लास में होगा, बिकॉज ऑफ दिस कॉम्पोनेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। और जब मैं किसी को समझा पाऊंगा वो चीज, गहराई से बात कर पाऊंगा, सामने वाले के दिमाग में वो चीज बिठा पाऊंगा, तो उससे क्या रिफ्लेक्ट होगा? माय कैरेक्टर। एजुकेशन आपके कैरेक्टर को पॉलिश करने का काम करती है। और यहां पर लिटरेसी स्टार्टिंग पॉइंट है किस चीज का? विजडम का, कैरेक्टर डेवलप करने का। और एक इंपॉर्टेंट चीज और, कि ये आपकी एक एबिलिटी को भी दर्शाता है, कि हाउ यू कैन अप्लाई लर्निंग, हाउ यू कैन अप्लाई योर लर्निंग in real life. How you can apply your learning in real life. रियल जिंदगी में अगर आप चीजों को अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो आप एजुकेटेड नहीं हो। अभी अप्लाई करने का मतलब क्या होता है? आपने जो भी किताबों के अंदर पढ़ रखा है, अगर आपके आसपास वो घटनाक्रम अगर हो रही है, डॉट टू डॉट कनेक्ट करना, जैसे हम कहते हैं ना हिंदी में, कड़ी से कड़ी मिलाना, अप्लाई करना उस चीज को। जैसे एक पर्सन वो होगा, एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक पर्सन वो होगा जिसने इंस्टाग्राम की रील पर या यूट्यूब के शॉर्ट्स पर ये देखा होगा कि यार अगर औरतों को अगर अपनी पायल चमकानी है
तो सफेद वाला कोलगेट यूज कर लो। आई होप आपने भी ये वाली रील्स देखी होंगी, इस प्रकार की बहुत सारी रील्स देखी होंगी कि कोलगेट के थ्रू आपकी जो पायल होती हैं औरतों की वो साफ हो जाती हैं, आपके जूते अगर साइड से अगर वाइट किनारा है तो वो साफ हो जाते हैं। सफेद कोलगेट बहुत कुछ कर देता है। लेकिन ये तो आपने देख लिया, देखकर आपने इसको अप्लाई कर दिया, तो वो एजुकेशन नहीं है। एजुकेटेड व्यक्ति वो होगा, ये वो जानने की कोशिश करेगा ये सफेद कोलगेट के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है जो कि बाकी जो कोलगेट के पेस्ट आते हैं, जैसे मैक्स फ्रेश हो गया ब्लू वाला, या ये डायमंड पेस्ट हो गया कोलगेट का, महंगे महंगे वाले जो पेस्ट आते हैं, या कोलगेट का दंत मंजन आता है, वो क्यों नहीं काम कर सकते हैं वाला, ये सफेद वाला कोलगेट ही ये वाला काम क्यों कर सकता है, बाकी क्यों नहीं कर सकते हैं। तो अगर वो इस चीज को सीख कर रहा है, उसका दिमाग चल पड़ा अगर इस तरफ, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग है। प्लस अगर वो फिर किसी को ये रीजन बता पा रहा है इसका कि मम्मा मैंने आपकी पायल ली थी और ये देखो चमका दी मैंने कोलगेट से, लेकिन ये टेम्पररी रहेगा, ये ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए चमक गई है। आज आपको क्योंकि शादी पे जाना था, फंक्शन पे जाना था, तो मैंने इसको कोलगेट लगा के चमका दिया है, देखो एकदम चमचमाट वाली हो गई है। और इसके पीछे रीजन ये होता है क्योंकि कोलगेट में फलानी फलानी चीजें हैं जो कि अगर वो मेटल के साथ आ जाए और स्टील वगैरह के साथ आ जाए तो वो उसमें एक रिएक्टिव एलिमेंट का एक काम करती हैं। और मैंने इसके बारे में पढ़ रखा है तो मेरे को याद आया एकदम से। तो और क्योंकि आप पायल को बाहर से पॉलिश करवाने जा रहे थे, तो मैंने सोचा आज के फंक्शन की बात है, क्या पॉलिश करवाना है, मैंने कोलगेट लगा के इसको चमका दी। जब आप इस प्रकार की बातें कर रहे हो, आपका विजडम रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपका कैरेक्टर रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपकी एबिलिटी भी दिख रही है कि हाउ यू कैन अप्लाई योर लर्निंग इन रियल लाइफ। समझ में आया? है धमाकेदार कंसेप्ट ये। लर्निंग और एजुकेशन में फर्क है ना काफी ज्यादा। अर्निंग अर्निंग वाली, अच्छा मतलब आप ये कह रहे हो कि जैसे अगर कोई लिटरेट होगा तो वो भी है। हाँ तो यार आकांक्षा, ये डिफरेंस है ना, एक मजदूर में, एक बिजनेसमैन में और एक पढ़े लिखे व्यक्ति में, एक टीचर में डिफरेंस तो है। अब आप ये कहो कि एजुकेशन आपको रिचनेस दे देगा, वेल्थ आपकी क्रिएट हो ही जाएगी उसकी वजह से। पता है बहुत सारे लोगों की वेल्थ क्रिएट क्यों नहीं हो पाती है? हम जिसको एजुकेटेड व्यक्ति मान रहे हैं, क्या पता वो रियल फॉर्म में एजुकेटेड हो ही ना। और एजुकेशन के साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, मतलब देखो ये तो हम दो टर्म्स के बीच में फर्क पता कर रहे हैं। एजुकेशन के साथ ये भी तो हो सकता है कांशा, अगर कोई व्यक्ति एजुकेटेड है तो यहां पर क्या उसके अंदर हम उसको बोल रहे हैं कि उसके अंदर वैल्यूज होती है, कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, लेकिन ये वैल्यूज डाउनग्रेड भी तो हो सकती है। पढ़ा लिखा गवार भी तो बन सकता है व्यक्ति, घमंड भी तो आ सकता है उसके अंदर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को वो पर्सन ठुकरा भी दे लाइफ में, ऐसा भी तो हो सकता है। आगे बढ़ने के जो मुकाम उसको मिले या जो मिले, तो उसके ऊपर वो हो सकता है कि वो सोचे ही ना इतना। लेकिन एक चीज याद रखना, जब भी आप किसी के लिए वर्ड यूज करते हो एजुकेटेड और लिटरेट, पढ़ने लिखने की क्षमता तो होनी चाहिए उसके अंदर। आप ये नहीं कह सकते किसी को कि टॉप कोई करोड़पति बिजनेसमैन है ना, और ये एजुकेटेड है, बहुत ज्यादा इंग्लिश में बात कर लेता है, इन सब चीजों से कुछ लेना देना है ही नहीं। अगर आप ऐसा बात कर रहे हैं ना, जैसे हम अभी तक, मैंने आपको बताया था कि अभी तक हम लाइफ में ये बोलते थे, इस लेक्चर से पहले शायद से आप ये बोलते होगे कि वो अंकल या वो आंटी, वो भैया या वो दीदी, वो पर्सन कितना पढ़ा लिखा है, तो आप एक्चुअली उसका मजाक उड़ा रहे हो यार। पढ़ा लिखा क्या है? पढ़ा लिखा तो एक छोटा बच्चा भी है नर्सरी क्लास का, वो तो आप उसको लिटरेट बोल रहे हो। आपको बोलना चाहिए अगर वो रियल में एजुकेटेड है तो आपको बोलना चाहिए कि वो एजुकेटेड हो। और एजुकेटेड बोलने के लिए पढ़ने लिखने के अलावा आप सामने वाले को ये भी देखो कि क्या उसकी क्रिटिकल थिंकिंग है, दिमाग उसका मल्टीपल डायरेक्शन में चल पाता है, किसी चीज के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में पर्सन बात कर पाता है, जो लिखा है, जो सामने है, जो चीजें प्रस्तुत करी जा रही है उसके बियॉन्ड क्या उसका दिमाग चलता है। और फिर क्या वो पर्सन वैल्यूज को होल्ड करता है अपने जीवन में, क्या उसका कोई कैरेक्टर है, क्या उसके पास विजडम है, क्या उसकी कोई एबिलिटी है कि वो लर्निंग को रियल लाइफ में अप्लाई भी कर सके। ये सब चीजें मिलकर दिस बास्केट, दिस कॉम्बिनेशन मेक्स पर्सन एन एजुकेटेड पर्सन। लेकिन कमा तो आकांक्षा दोनों ही लेंगे, कमाई का तो कोई वो मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहां पर बात ना सिर्फ पढ़ाई लिखाई और उसकी बेसिस पर करी जा रही है कि आपकी किताबें, आपका ज्ञान आपको क्या बना पा रहा है। लेकिन दिमाग तो किसी का भी चल सकता है कि एजुकेटेड पर्सन भी तो बहुत गलत रास्ते पे जा सकता है कि नहीं? एक साइंटिस्ट है आकांक्षा, वो मतलब बहुत ज्यादा पढ़ लिख गया, एजुकेटेड है वो करके, वो अपनी वैल्यूज को डाउनग्रेड करके ऐसे
एक्सपेरिमेंट्स भी तो कर सकता है रियल लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर, कि वो नशे की दवाइयां बना दे, लोगों को सप्लाई करे और करोड़ों कमा ले, माफिया बन जाए वो। ऐसा भी तो हो सकता है। व्हाइट कॉलर क्राइम क्या होते हैं? यही तो होते हैं। बताओ सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? और एक अनपढ़ व्यक्ति भी फ्रॉड कर सकता है किसी के साथ, चेन स्नैचिंग कर सकता है ना? औरत के कंगन लेकर भाग गया, गर्दन से चेन खींच ली, मंगलसूत्र खींच लिया, ये भी कर सकता है कोई लिटरेट पर्सन जो कि एजुकेटेड ना हो, गलत रास्ते की तो। यानी कि यहां पर आकांक्षा पैसे कमाने की, उसका पैसा कमाने से कुछ लेना देना नहीं है। यहां पर हम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट की और इंसान की छवि की बात कर रहे हैं और डिफरेंस को समझ रहे हैं हम यहां पर। अर्निंग पोटेंशियल तो किसी के पास भी हो सकती है। जो कभी स्कूल नहीं गया आकांक्षा, रियल लाइफ में बर्तन मांजकर झाड़ू पोछा लगाकर तो वो भी कमा लेता है ना? और जो स्कूल गया भी है, जिसके पास गोल्ड मेडल भी है, ऐसे ऐसे लोग भी हैं वो लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? डिग्रियां होने से आप एजुकेट थोड़ी ना हो जाओगे। आप मुझे बताओ, आई बिलोंग टू एमपी, हर प्रकार की करप्शन चलती है एमपी में, मध्य प्रदेश में। आप मुझे बताओ आपको कौन सी डिग्री चाहिए? आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए 10 मिनट के अंदर, आपको कोई बीएड की डिग्री चाहिए, एमए की डिग्री चाहिए, आपको एमफिल पीएचडी की डिग्री चाहिए। आप मुझे बताओ कितनी देर में चाहिए और कितने दिन में चाहिए, मैं आपको लाकर दे दूंगा। उससे क्या आप एजुकेट बन जाओगे, एजुकेटेड बन जाओगे? आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है दोनों ने? वो देखा जब वो उसके घर जाता है अपने दोस्त को ढूंढने, जो दोनों दोस्त हैं उसको, आमिर खान को ढूंढने जाते हैं। वो कहता है रणछोड़ दास चांचड़ मैं ही हूं, है ना? तो वो कहता है ना उससे, फेक डिग्री तेरी दीवार पर टंगी हुई है, इस डिग्री के बहाने तू सिविल इंजीनियरिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहा है, वो ले रहा है, जेल तू जाएगा साले। देखा वो वाला सीन? तो डिग्री के भरोसे कमा तो वो भी बहुत अच्छा रहा था वो बंदा, जावेद जाफरी। लेकिन आमिर खान उस मूवी में आपको क्या दिखता है? रियल एजुकेटेड पर्सन जो कि अप्लाई भी करना जानता था चीजों को। समझ गया कांशा कि क्या डिफरेंस है और क्या लिंक है? अगर जो आपने अर्निंग वाली बात पूछी, मतलब यहां पर बात हो नहीं रही उसकी इनकम से लिंक करने की, लेकिन मैंने लिंक करके आपको बता दिया। क्लियर हो गया? तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो यानी कि यहां से एक चीज निकल कर आती है, और थोड़ी सी बात करते हैं जरा इसके बारे में, कंसेप्ट को अच्छे से डिकोड करते हैं। ऐसा बोला जाता है कि जैसे मतलब मान लो कि ये आप हो, आप लिटरेट हो सकते हो, आप लिटरेट हो सकते हो, आपके पास एक एबिलिटी हो सकती है, एबिलिटी हो सकती है टू रीड अ बुक। हिंदुस्तान का एक बार बताओ, कितना प्रतिशत आदमी, औरत, मतलब इंसानों की मैं बात कर रहा हूं, स्कूल जाते हैं? पूरा हिंदुस्तान स्कूल जाता है? नहीं ना? लेकिन पूरा हिंदुस्तान अखबार पढ़ता है सुबह सुबह चाय के साथ, मोस्टली, है ना? पूरा हिंदुस्तान गीता रामायण को, महाभारत की किताबों को समझता है? समझता है पूरा हिंदुस्तान? क्या बकवास कर रहे हो कांचा? संस्कृत की लाइंस को अगर मैं रैंडमली आपको बोल दूं, आप डिकोड करके बता दोगे मुझे? कहां समझता है, कहां समझता है? अगर समझता होता तो फिर बात ही क्या थी? अधूरे ज्ञान के बेसिस पर इंसान लड़ता है दूसरों से। पढ़ तो लेता है गीता रामायण महाभारत वगैरह, समझता ही तो नहीं है। पढ़ लेता है अच्छे से, मंत्रों को रट लेगा, जाप कर लेगा। पूरी हनुमान चालीसा की एक एक लाइन को डिकोड करके बताओ मुझे जरा। नहीं, मतलब मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, एक बात बोल रहा हूं, मतलब मैं कि रटी तो होगी हनुमान चालीसा बहुत सालों से, एक एक लाइन को डिकोड करके अच्छे से उसका अनुवाद करके और एनालिसिस देकर उसकी किस कंटेक्स्ट में यूज करा गया है, कहां कहां इसको अप्लाई करा जा सकता है, इस चीज में टाइम लगेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी इस चीज में। और धार्मिक किताबों को पढ़ने के बहुत सारे मल्टीपल मीनिंग्स भी निकल कर आते हैं। तो हिंदुस्तान का मेजर आदमी जो है, अगर उसको दी जाए किताब, पढ़ तो लेगा, पढ़ता नहीं है लेकिन धार्मिक किताबें पढ़ लेगा या पढ़ लेगी।
लेकिन क्या उसकी समझ उसके अंदर आएगी? और अगर आएगी तो एक बात बताओ मुझे आकांक्षा, पूजा पाठ करते हुए आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा घर परिवारों में, रिया आपने भी देखा होगा, वो घर परिवार वालों के ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं, धीरे बोलो, अकल नहीं है, मैं पूजा कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। तो वैल्यूज और कैरेक्टर बिल्डिंग तो लैक कर रहा है ना। पता है क्यों लैक कर रहा है? क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या नहीं है? इंसान को लगता है नहा धोकर मंदिर में बैठकर सामने दिया जलाकर मंत्रों का उच्चारण करके रट के बोल दो भगवान के सामने, हो गई यार मेरा कोटा पूरा हो गया, आज की पूजा का मजे आ गए, क्या ब्लेसिंग मिली होगी। क्रिटिकल थिंकिंग ये कहती है कि भाई आप चाहे मन से जाप कर रहे हो, चाहे कुछ बोल रहे हो, आप अपने वर्ड्स में कह दो वो वाली बात भगवान से, ईश्वर से सामने, और क्या फर्क पड़ता है आप मंदिर में बैठे हो, चर्च में बैठे हो, गुरुद्वारे में बैठे हो, मस्जिद में बैठे हो, बात तो एक ही है ना सारी जगह की। कोई डिफरेंस है क्या? बिल्कुल नहीं है। आपको अपना ईस्ट जो है, जो ईश्वर है आपका जो फेवरेट, वो तो कहीं पर भी नजर आ सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। उसके लिए मंदिर में बैठने की क्या नीड है? वो तो आप ऐसे ही मन से याद कर लो, अपनी बात कह दो चलते फिरते घूमते फिरते। तो आपको हमेशा ये सब चीजें ना क्रिटिकल थिंकिंग नहीं देती। दैट इज वाई एजुकेटेड पर्सन, मतलब हम यहां पर ये कह रहे हैं कि कोई पर्सन लिटरेट हो सकता है, उसके पास एक एबिलिटी हो सकती है टू रीड अ बुक, लेकिन ही और शी माइट नॉट बी, he or she might not be fully educated. He or she might not be fully educated. That means they might lack the understanding, they might lack the understanding or application of its lessons. मैं आपको एक चीज दिखाता हूं दोस्तों। गीता बुक जो है, श्रीमद् भगवत गीता, वो आपके घरों में होगी, और आपने इस प्रकार की जो फोटो है भगवान श्री कृष्ण की, वो देखी होगी कहीं ना कहीं, है ना। अर्जुन के सारथी हैं और रथ चला रहे हैं अर्जुन का। आप मुझे बताओ आकांक्षा, रिया, इस इमेज से आप क्या समझते हो? क्या दिख रहा है आपको इस इमेज में? डीकोड करके बताओ, मतलब यस, ये हमारे सेंसेस हैं, है ना। लेकिन कितने लोग इस चीज को समझ पाते हैं बताओ? ये हमारे 5 सेंसेस हैं, जिसके ऊपर हमारा ये लगाम है ना श्री कृष्ण के हाथ में। ये शो करते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो और कोई नहीं है, ये हम ही हैं। और ये हमारे हैं 5 सेंसेस। अगर आपने अपनी कमान इनके ऊपर नहीं बनाई तो ये आपको कंट्रोल करेंगे, जबकि होना क्या चाहिए? यू शुड कंट्रोल योर सेंसेस।
माइंड, जो कि सेंसेस के साथ कनेक्टेड है। तो एजुकेशन की फील्ड में ये सारी बातें आती है कि एक पर्सन है वो नॉर्मल को देख रहा है कि नॉर्मल पर्सन क्या कहेगा, ये एक महाभारत का युद्ध है, ठीक है यार, वो तो हमें भी दिख रहा है कि महाभारत का युद्ध का मैदान है, लेकिन ये चीजें पोर्ट्रे क्या कर रही है? क्योंकि योर सेंसेस, ये जो सेंसेस है ना आपकी, ये सेंसेस हैं आपकी, अगर आप महाभारत के कैरेक्टर से अगर इसको लिंक करो, ये है आपकी गांधारी, ये आपकी गांधारी। गांधारी कौन थी? ब्लाइंड लेडी, इच्छा से ब्लाइंड थी अपनी पति की गुलामी करने में। माइंड का बॉस कौन है? ये सॉरी, सेंसेस का बॉस कौन है? माइंड। और माइंड कौन है? माइंड इज धृतराष्ट्र, हस्बैंड ऑफ गांधारी, ऑल्सो ब्लाइंड, ये भी ब्लाइंड है। क्योंकि दिमाग और सेंसेस का लिंक बहुत हस्बैंड वाइफ जैसा है ना। दिमाग का और सेंसेस का जो लिंक है, ये गांधारी क्या है? ये आपकी सेंसेस है। सेंसेस का और माइंड का लिंक आपका बिल्कुल कैसा है कि हस्बैंड वाइफ जैसा रिश्ता है, बहुत प्यार है। आपके सेंस ऑर्गन्स हमेशा प्लीज होना चाहते हैं और वो दिमाग को इंस्ट्रक्शन देते हैं, यार ये प्लीज होना कंटिन्यू रखो। रील देख रहे हैं, रोज 1 घंटा निकालेंगे यूट्यूब शॉर्ट्स देखने के लिए, मजे करने हैं, अच्छा खाना मिलना चाहिए चटोरेपन का, आंखों को पसंद किताबें नहीं आ रही हैं लेकिन इंस्टाग्राम की रील्स और यूट्यूब के शॉर्ट्स आ रहे हैं। तो माइंड हमेशा सेंसेस के साथ और सेंसेस हमेशा माइंड के साथ एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता लेकर चलते हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये आपके सेल्फ को, आपकी इनर सोल को गाइड कर रहे हैं। नाउ यू आर द पर्सन who is guided by this blind man mind and this blind lady Gandhari, senses or mind, and you can imagine the future very well of a person who is guided by two blind people. आप तो गाइड अपने माइंड और सेंसेस से ही तो होगे। आपकी पर्सनैलिटी है क्या? आपका माइंड और आपकी सेंसेस। अगर मैं पूछूंगा आपकी पहचान क्या है, आकांक्षा यादव है कौन? रिया कौन है? जैसा आपका माइंड और जैसी आपकी सेंसेस है वही तो हो आप, वही तो आपकी छवि है मेरे सामने या दुनिया के लोगों के सामने। एंड यू कैन वेरी वेल इमेजिन द डेस्टिनी ऑफ अ पर्सन हु इज गाइडेड बाय टू ब्लाइंड पीपल। रिजल्ट क्या होगा आपका? आप बनोगे दुर्योधन, इग्नोरेंट, एरोगेंट, फ्यूचर की तरफ ना देखने वाला, शॉर्ट टर्म प्लेजर को सीख करने वाला, गलती करने पे भी पश्चाताप ना करने वाला, रिग्रेट ना होना, बेशरम होना, ये पर्सनैलिटी आपकी बन जाएगी। दिस इज हाउ आई सी महाभारत। क्लियर हुआ? कितना ज्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस है इलिटरेट और एजुकेट होने में। तो दोस्तों ये चीज आप समझ गए होंगे। तो सिंपल, बस मैं अगर एक वाइंड अप लाइन अगर आपको बोलूं इस टॉपिक के ऊपर कि लिटरेसी में इट इज़ द एबिलिटी टू रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड द बेसिक टेक्स्ट एंड सिंबल। and literacy and with respect to education, it means you have comprehensive process for overall development including knowledge, skills, values and your behavior, जो कि आपकी कैरेक्टर में रिफ्लेक्ट होता है। लिटरेसी आपका फाउंडेशन होता है और जो एजुकेशन होता है वो इंटेलेक्चुअल होता है, इमोशनल होता है, सोशल होता है, मॉरल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन पहली नींव जो आप लाइफ में रखते हो, जो बेस होता है आपका, वो स्टार्टिंग से होता है लिटरेसी वाला। फिर एजुकेशन, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, लिटरेसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी एजुकेशन जो होती है वो बिल्ड होती है। ओके, तो अब हम यहां पर बात करते हैं काम की। काम की बात यह है, यहां पर आप देखो, फीमेल पार्टिसिपेशन
एजुकेशन की फील्ड में फीमेल पार्टिसिपेशन, एक रिपोर्ट है यहां पर जिसको कोट करा जा रहा है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट। दोस्तों ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे वगैरह ये जो इंपॉर्टेंट होते हैं ना, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह, इकोनॉमिक सर्वे में भी इसको, जैसे आपको मैंने बताया था पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के डेटा को एम्प्लॉयमेंट वगैरह कोट करने के लिए इकोनॉमिक सर्वे यूज़ करता है। सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट हमारे देश में जो सालाना निकलता है वो इकोनॉमिक सर्वे निकलता है। 10 साल में जो निकलता है सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो सेंसस होता है ना। सालाना जो होता है वो इकोनॉमिक सर्वे होता है और बजट होता है, और उनमें ये सब रिपोर्ट्स की हेल्प ली जाती है। और इस रिपोर्ट को कहते हैं, जो रिपोर्ट आती है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की जो रिपोर्ट होती है, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं ऐश रिपोर्ट, ऐश रिपोर्ट, ठीक है। ये रिपोर्ट क्या शो करती है, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, ऐश रिपोर्ट के बारे में, कि औरतों का जो एनरोलमेंट है हायर एजुकेशन में, वो पहले ना आज़ादी के बाद साल 1950 के आसपास, तो 1950 से 51 तक जो था इट वॉज 10%, लेकिन 2018-19 में 19 तक ये बढ़ गया 48.6%। राउंड फिगर में आप इसको 49% बोल लो या अप्रोक्सीमेटली 50% बोल लो, इतना बढ़ गया है। टोटल एनरोलमेंट जो महिलाओं की, औरतों की, लड़कियों की होती है हायर एजुकेशन में। अच्छा दोस्तों, यहां पर बार बार ये वर्ड आ रहा है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का मतलब क्या है? तो लोअर एजुकेशन भी कोई चीज होती है क्या? हायर एजुकेशन क्यों बोला जा रहा है, सिर्फ एजुकेशन क्यों नहीं बोला जा रहा है? हायर एजुकेशन किसके बारे में होता है? कौन सी एजुकेशन? व्हेन वी गो टू कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज। हायर एजुकेशन में आपकी क्या आ जाती है, कौन सी लाइफ? पोस्ट 12th क्लास लाइफ, जिसको हम क्या कहते हैं, आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में सबसे पहले क्या करोगे? ग्रेजुएशन, उसको कहते हैं हायर एजुकेशन। तो टोटल एनरोलमेंट, तो यहां पर जो पहला पॉइंट था ना, विमेन एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन, तो यहां पर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की बात हो रही है, ग्रेजुएशन की बात हो रही है, और उसके बियॉन्ड भी हो सकती है, सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं। मतलब शुरू में तो आप ग्रेजुएशन ही करोगे, ऑब्वियस सी बात। अगर आप कॉलेज गए हो तो आप एकदम से एमए कैसे करने लग जाओगे? आप यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हो तो पहले साल ही आपका एमए, एमफिल, पीएचडी कैसे हो जाएगा? शुरुआत तो ग्रेजुएशन से होगी ना, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होगी, फिर एमफिल होगा, फिर पीएचडी होगी, ठीक है। तो टोटल एनरोलमेंट जो है हायर एजुकेशन में, इट इज एट 18.2 मिलियन फीमेल्स। हमारे देश में टोटल एनरोलमेंट जो हायर एजुकेशन की फील्ड में औरतों का हो रखा है, महिलाओं का हो रखा है, वो है 18.2 मिलियन आउट ऑफ टोटल 37.4 मिलियन। अच्छा, अब ये नंबर कहां से आया 37.4 मिलियन? 37.4 मिलियन नंबर हमें ये दिखा रहा है कि इतनी लड़कियां हमारे देश में हैं अभी जिनको स्कूल के बाद यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जाना चाहिए ग्रेजुएशन करने के लिए, लेकिन उनमें से 18.2 मिलियन ही जा रही हैं जो भी एनरोल्ड हैं, यानी कि उनका नाम है एनरोलमेंट में, स्कूल के बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी में उनका नाम लिखा गया है। और फीमेल पर 100 मेल स्टूडेंट्स, अगर हम 100 मेल स्टूडेंट्स को देखें और उसके साथ एक फीमेल्स का रेशियो निकालें कि हर 100 अगर मेल स्टूडेंट जो है वो हायर एजुकेशन के अंदर एनरोल्ड हैं, अगर 100 लड़के ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो लड़कियां अगर हर 100 में से मतलब कितना ग्रेजुएशन कर रही हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में एनरोल्ड हैं, ये नंबर भी सिग्निफिकेंटली बड़ा है। कहाँ कहाँ पर? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में, और गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन में, यानी कि सरकारी कॉलेजेस और सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में। तेरे जैसे क्या होता है कि गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस वगैरह सरकार उनको सपोर्ट मतलब कर रही है, पैसा वगैरह देकर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जैसे आपकी आ जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। लेकिन फिर भी शेयर ऑफ मेल स्टूडेंट्स जो कि एनरोल्ड हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में और टेक्नोलॉजी वाली फील्ड वाले जो कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनमें वो 71.1% है। और फीमेल एनरोलमेंट इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी वाले कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में सिर्फ 28.9% है। 29% के आसपास आप उसको बोल सकते हो।
अब यहां पर देखो ये वाला पॉइंट कोई चिंताजनक पॉइंट नहीं है, थोड़ा सा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहां पर देखो एक बात तो देखो आ जाती है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, साइकोलॉजिकल बात, इंटरेस्ट। ठीक है, महिलाएं अभी उतना इंटरेस्टेड नहीं है हमारे देश में इंजीनियर्स बनने के लिए, टेक्नोलॉजी की फील्ड में जाने के लिए, या पायलट्स वगैरह बनने के लिए। लेकिन दूसरा इसका एनालिसिस ये भी निकल कर आ सकता है कि अभी क्या पता उतना एक्सपोजर ना मिल रखा हो। वो सोचती हैं हमारे देश की महिलाएं जैसे तैसे तो यार पापा मान रहे हैं यार कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने के लिए, वो अपने आप से कहती हैं भाई तू नॉर्मल बीए ही कर ले, वही बहुत है तेरे लिए, कम से कम तेरे को घर से बाहर निकलने का, एक खुली हवा में सांस लेने का, कभी कभार बाहर की ज़िंदगी देखने का एक मौका तो मिल जाएगा। हायर एम वगैरह के बारे में बात करेंगे, ऊंची ऊंची उड़ाने भरेंगे तो कल को घर वाले ये बोलने लगेंगे ज़्यादा पढ़ लिख गई तो तेरे लेवल का तेरे को फिर कोई लड़का भी नहीं मिलेगा शादी करने के लिए। ये भी होता है और आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। बताओ ये चीज़ मैं मनगढ़ंत बोल रहा हूँ या फिर ये सच में होता है ऐसा? बताओ, आप तो महिलाएं हो दोनों, होता है ना? हर जगह नहीं है देखो, मतलब मैं कोई भी चीज़ यूनिवर्सल लेवल पे नहीं कह रहा, एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन मैं जर्नल बात कह रहा हूँ एक जो ज़्यादातर घर परिवारों में चलती है या फिर एक लड़की के दिमाग में आती है। तो दो चीज़ें यहाँ पर, या तो इंटरेस्ट नहीं होता लड़कियों का शायद से इस वजह से रेशियो कम है, लेकिन शायद से ये भी हो सकता है कि एक्सपोजर ही ना मिला हो ना, एक्सपोजर ही ना मिला हो। अब इसमें एक्सपोजर में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, अगर आप इसको गहराई से सोचने लगो ना, अगर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कॉलेजेस में जाना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, एक नई एनालिसिस बताता हूँ इसके रिगार्डिंग, तो और थोड़ा सा और गहराई में जाकर इसको डिकोड करते हैं इस लाइन को कि ये 30% ही महिलाएं इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स में एनरोल्ड क्यों हैं, और 71% के आसपास जो है वो मेल स्टूडेंट्स हमें क्यों देखने को मिलते हैं। अगर आपको इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी कॉलेजेस में जाना है तो आपको 11वीं में क्या लेना पड़ेगा, कौन सी स्ट्रीम में जाना पड़ेगा? पीसीएम, है ना? मेडिकल या नॉन मेडिकल जाना पड़ेगा, मतलब आप मेडिकल के थ्रू तो फिर इंजीनियरिंग के रास्ते तो खुल ही जाएंगे, लेकिन इंजीनियरिंग वगैरह की फील्ड में आपको जाने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी अगर चाहो तो ले सकते हो, ऐसे सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। अब यहां पर दिक्कत कभी कभार ये आती है कि यहां पर महिलाएं इसलिए भी नहीं जा पाती हैं बिकॉज घर वालों के पास पैसा नहीं है, और अगर एक लड़का या लड़की अवेलेबल है या लड़की का भाई अवेलेबल है तो वो घर वाले ये चाहेंगे कि ज्यादातर शिक्षा जो है वो हम अपने मेल चाइल्ड को दे दें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही के लिए पैसे हैं इतने कि हम उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेना। दोस्तों देखो, आप लोग भी जानते हो, आप में से जो लोग मुझे सुन रहे हो, कि वो थोड़ा सा एक पैसे, मतलब पैसे लगाने वाली चीज होती है। ह्यूमैनिटीज तो कोई आप बिना कोचिंग वगैरह के भी कर लोगे, लेकिन पीसीएमबी की फील्ड में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की फील्ड में पैसा खर्च होता है। ट्यूशंस में होगा पहले 11वीं 12वीं, फिर अगर आपका इच्छा कर गई कि आईआईटी या आईआईटी जेई और नीट वगैरह की तैयारी करनी है, अच्छा खासा कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी पैसा देना पड़ेगा जितना आप यूपीएससी वगैरह की फील्ड में खर्च करते हो। आपको बहुत सारे मतलब तैयारी के लिए सोर्सेज वगैरह, कोचिंग, मेंटर्स वगैरह की नीड पड़ेगी। घर बैठ के जो तैयारी कर सके पीसीएम वगैरह की, वो बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं। गलती स्टूडेंट्स की नहीं है, हम यहाँ पर स्टूडेंट्स को नॉन सीरियस नहीं बोल सकते हैं। सब्जेक्ट टेक्निकल है ना, इतनी जल्दी आसानी से आपको बिना मेंटर के समझ में नहीं आ पाता है, और हर कोई इंटरनेट वगैरह को एक्सेस नहीं कर पाता है। हम यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, आप अपने एरिया से रिलेट मत करना। मैं आपको हमेशा इसलिए बोलता हूँ, जब भी आप मेंस की तैयारी करते हो, अपने गली मोहल्ले को और अपने घर परिवार वालों को इमेजिन मत करा करो, उसको बियॉन्ड भी सोचा करो। थिंक अबाउट द विलेज एरिया जहाँ पर कोई एक लड़का या लड़की पीसीएम लेने का सोच रहे हैं, कैसे वो ज्वाइन कर सकेंगे किसी ऑनलाइन कोचिंग को या ऑफलाइन कोचिंग को? क्या उनके गांव में, उनके ज़िले में मिलेगी उनको अच्छी कोचिंग? मिलेगी भी तो क्या घर वालों के पास इतने पैसे हैं? और घर वालों के पास अगर इतने पैसे भी हैं तो बिकॉज ऑफ द पेट्रियार्कल सिस्टम इन द फैमिली, कि लड़की के पिताजी नहीं चाहते, लड़की का बड़ा भाई नहीं चाहता, उसकी माताजी नहीं चाहती कि हमारी बेटी ट्यूशन वगैरह जाए, घर पे ही बैठे वो, तो ले भी लिया अगर उसने, तो क्या वो इंसाफ कर पाएगी अपनी पढ़ाई के साथ? ये बहुत सारे फैक्टर हैं इसके पीछे, कि अगर आप ये क्लेम कर रहे हो कि फीमेल एनरोलमेंट जो है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की फील्ड में वेमेन का कम होता है। और ये वाली बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, यूपीएससी को ऐसे मिर्च मसाले वाली बात पूछना ना बड़ी पसंद है। ये स्टेटमेंट दे देगा आपको, रिसेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन द एश रिपोर्ट दैट फीमेल्स आर एनरोल्ड इन लेस नंबर इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेजेस एज कंपेयर टू मेल्स।
गिव सूटेबल रीजंस फॉर दिस एंड दैट, और ऐसा करके कि ये प्रक्रिया क्यों चल रही है। अब आप वहां बैठ के इसको सोचो इतनी गहराई से, इससे बढ़िया यही है कि अभी हम यहां पर बात कर लें तो बने बनाए पॉइंट्स आपको फटाफट रिकॉल हो जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। तो ऐसी चीजों के बारे में रुककर सोचा करोगे, ये नहीं कि नंबर आपको पता लग गया आप इससे आगे बढ़ गए। अरे यार ये नंबर तो कोई भी याद कर लेगा, लेकिन अगर इसके ऊपर सोचो जरा, इस लाइन के ऊपर अगर एक स्टेटमेंट बनाकर यूपीएससी ने बोल दिया कि कमेंट या एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज ऐसा क्यों हो रहा है, गिव सुटेबल आर्गुमेंट, सुटेबल रीजंस, तो आपको वहां तो बैठ के सोचना पड़ेगा ना एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि आपने पहले कभी सोचा नहीं इन सब चीजों के बारे में। तो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं। आप जैसे इंटरेस्ट की बात कर सकते हो, एक्सपोजर की बात कर सकते हो, आप पर्सनल बातें भी लेकर आ सकते हो, जो कि मैं आपको एक यूनिक पॉइंट बता रहा हूं, जो कि आपको किसी मटेरियल में नहीं मिलने वाले। ये घर परिवार में ट्यूशन में पैसा नहीं है, या फिर घर वाले नहीं चाहते, या पापा उसके पेट्रियार्कल सिस्टम, मतलब घर में पेट्रियार्कल सिस्टम होता है तो पापा और बड़ा भाई जो है वो उनको कोचिंग नहीं भेजेंगे, या लिमिटेड पैसा है तो वो चाहेंगे कि हमारा बेटा ही इस फील्ड में आगे निकल जाए, बेटी को ह्यूमैनिटीज दिलवा देंगे या कॉमर्स दिलवा देंगे। ये सब बातें थोड़ी ना मटेरियल में आपको किसी में मिलेंगी, लेकिन यही वो पॉइंट्स होते हैं जो कि आपके आंसर को बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में यूनिक बनाते हैं। मेंस का गेम सिर्फ इतना है दोस्तों कि अगर आपको एग्जामिनर से बात करनी है तो आपके पास एक शीट ऑफ पेपर है और वो ब्लैंक पेपर है। आप जो चीजें लिखोगे एग्जामिनर उसको पढ़ता है। यूपीएससी के चेकिंग जो होती है वो ऐसी नहीं होती है, क्योंकि उनको पता है कि इस देश में हम सिविल सर्वेंट्स को बना रहे हैं आगे जाकर, तो उनकी एक एक वर्ड्स को, आपकी एक एक बातों को बयां जो मतलब करा जाएगा वो आपकी उससे करा जाएगा कि आप लिखते क्या हो आंसर में। दैट इज द ओनली मीडियम थ्रू विच यू कैन टॉक टू योर एग्जामिनर। ये स्कूल और कॉलेज के पेपर नहीं होते हैं कि जो एग्जामिनर होते हैं वो फालतू एग्जामिनर है, चाय समोसा वड़ा पाव खा के चेक करते हैं। वो ये बहुत सिंसियर वे में चेकिंग करते हैं, क्योंकि उनको पता है आप आगे जाके देश की नींव, देश की जो कमांड है वो आपके हाथ में होगी। तो अगर आप दिल छूने वाली ऐसी कोई प्रैक्टिकल बात लिख दो जो घर परिवार में फॉलो होती है, क्यों एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा? मेज में तो रट्टा मारने की कोई नीड ही नहीं है। मेज में तो चीजों को समझो जो आपके आसपास हो रहा है, ऐसे समाज के पैटर्न्स को पता लगाओ, देखो कि आपके घर परिवार में क्या होता है, और उसका एक आंसर, मतलब एक अच्छी स्टेटमेंट बनाकर शॉर्ट में, क्रिस्प मैनर में लिख के आओ। ना मार्क्स मिले तो आप मुझे कहना कि सर आपने गलत गाइड करा है। ठीक है। तो इन 2018 टू 19 43.82% of women, they were enrolled at PhD लेवल। अब पीएचडी क्या होता है? ये भी हायर एजुकेशन का पार्ट है, लेकिन आपको मैंने बताया पहले आप करते हो जैसे ग्रेजुएशन, फिर आप करोगे पोस्ट ग्रेजुएशन जिसमें आपकी एमए आ जाती है ना। उसके बाद एमफिल, अब तो बंद हो गया वैसे, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के अंदर होना, पहले एमफिल होता था। और उसके बाद आपकी आती है पीएचडी। पीएचडी क्या होता है? डॉक्टरेट इन फिलोसफी इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जब आप किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी कर लेते हो, आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। चाहे भले आप संस्कृत से कर लो, हिस्ट्री, फिजिक्स, किसी भी सब्जेक्ट से आप कर लो, अगर आपको पीएचडी की डिग्री आ गई अगर आपके पास किसी सब्जेक्ट में, तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। तो इन 2018 to 19, 43.82% of women were enrolled at the PhD level, as opposed 40% in 2013 to 14। 2013-14 तक सिर्फ 40% जो थी औरतें वो पीएचडी लेवल तक पहुंचती थी या उनकी इच्छा होती थी। अब देखो पीएचडी तक लेवल पहुंचने का मतलब क्या है? एक तो घर वालों का सपोर्ट मिला शिक्षा की फील्ड में कि बेटा पढ़ो, और यहां पर दोनों प्रकार के घर वाले हो सकते हैं अंडरस्टैंडिंग, यानी कि ससुराल वाले भी हो सकते हैं, पीएचडी के लेवल तक हो सकते हैं, लड़की की शादी भी हो गई हो, पीएचडी करने तक उम्र हो जाती है, 30+ हो जाती है उम्र किसी किसी की, 25+ तो डेफिनेटली हो ही जाती है, तो शादी हो गई हो, और शादी के बाद हस्बैंड सपोर्ट कर रहा हो। शादी से पहले अगर शादी नहीं भी हुई और लड़की ने पीएचडी कर ली है, क्योंकि हम यहाँ पर पेमेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं लड़की और लड़कियाँ बोल रहा हूँ बार बार, तो घर वालों ने सपोर्ट करा, पिताजी ने सपोर्ट करा लड़की के, तो यानी कि ये शो करता है कि फैमिली सिस्टम बहुत अच्छा है। अपनी बेटी को पुश करा गया पढ़ने के लिए कि बेटा तू पढ़, कोई टेंशन नहीं है। और शादी के बाद हस्बैंड ने सपोर्ट कराओ कि नहीं यार तुम पढ़ो, तुम चूल्हा चौका नहीं संभालोगी, तुम्हें जहाँ तक पहुँचना है, जहाँ तक पढ़ना है तुम पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। और वो ये भी शो करता है कि औरतों का इंटरेस्ट जो है ये इससे बड़ा है, वो एक सब्जेक्ट में
एक फील्ड में बहुत आगे जाना चाहती हैं, इन डेप्थ स्टडी रिसर्च करना चाहती हैं, और इतनी उनको फ्रीडम भी मिली ये काम करने के लिए, सपोर्ट मिला, फ्रीडम मिली। तो 2018-19 तक 40% से बढ़कर जो 2013-14 में जो औरतें फीमेल्स पीएचडी लेवल तक मतलब पहुंचती थी, जो एनरोल थी पीएचडी में, तो अब वो बढ़कर संख्या लगभग 43.82% यानी कि 44% तक हो चुकी है। ओके, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई डाउट? तो यहां तक सब क्लियर? अब दोस्तों यही वाली बात आपकी अच्छी नहीं लगती मुझे। आपने इसके बारे में क्यों नहीं पूछा कि ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज क्या होती हैं? और दूसरा, जो हम ये ऐश रिपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं, कैसे क्लियर? आकांक्षा बता दो, डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है, समझाओ। अच्छा, जितना मैंने बोला उतना क्लियर है, लेकिन ये चीज़ें आपको दिमाग में रुकनी चाहिए कि सर क्या मतलब होता है इसका। तो चलो दो चीज़ों के बारे में और बात करते हैं। सबसे पहला है, ये रिपोर्ट लिखी हुई है हमारे सामने, सर्वे मतलब बेसिकली एक तरीके से ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ऐश। ये ऐश ना एक प्रकार का हमें दिख तो रहा है कि ये एक एजुकेशन सर्वे है, ये एक प्रकार का एजुकेशन सर्वे है, नाम से ही पता लग रहा है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। लेकिन ये तो हायर एजुकेशन के ऊपर है ना। भारत के अंदर एजुकेशन सर्विस कंडक्ट क्यों करे जाते हैं? बड़े सारे लेवल पर, स्कूल लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, मतलब यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल का तो हायर एजुकेशन का हो जाएगा, स्कूल लेवल पर भी कंडक्ट करे जाते हैं। ये सारे सर्वे इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि सरकार अच्छी से अच्छी पॉलिसी मेकिंग का काम कर सके, ठीक है, ताकि सरकार के पास डेटा आ सके, डेटा ऑन एनरोलमेंट्स, कितने लोग, कितने बच्चे, कितने बच्चियां स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कितने नाम उन्होंने दाखिल करवा रखे हैं स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में। उसके अलावा सरकार के पास डेटा हो कि जिस भी स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज वो जा रहे हैं वहाँ फैसिलिटीज़ कैसी हैं, एसी वगैरह लगे हैं, पंखे लगे हैं, दीवारों से सीमेंट और चूना तो नहीं टपक रहा, छत वगैरह प्रॉपर है, बारिश के दिनों में ऐसा तो नहीं 40 बच्चे छत के नीचे दब के मर जाएंगे। और ट्रेंड्स को पता लगाती है सरकार इन सर्वे से। ट्रेंड्स मतलब जो भी बच्चे बच्चियां स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस वगैरह जा रहे हैं। याद रखना दोस्तों, अभी मैं ऐश के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं जनरल एजुकेशन सर्विस के बारे में बात कर रहा हूं। ऐश तो सिर्फ एक प्रकार का एजुकेशन सर्वे है, क्योंकि ये बात करता है सिर्फ हायर एजुकेशन के बारे में। हम बात करें यहां पर ओवरऑल जो एजुकेशन सर्विस अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो सरकार क्यों क्यों यूज करती है, क्यों कंडक्ट करवाती है? पॉलिसी मेकिंग के लिए, डेटा आ जाए एनरोलमेंट के लिए, फैसिलिटीज को जान सके कि जहां पर स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस वगैरह बच्चे जा रहे हैं तो वहां फैसिलिटीज क्या हैं, ट्रेंड्स को जान सके कि लड़के लड़कियां पिछले 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल आज़ादी से लेकर अभी तक बड़े हैं स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में या फिर गिर गए हैं। और ट्रेंड के अंदर भी फिर दो चीजें आ जाएंगी, रूरल एरियाज का ट्रेंड और अर्बन एरियाज का ट्रेंड। तो यहां पर फोकस करा जाता है, सरकार का फोकस ये होता है कि सरकार ये भी पता लगा सके, सरकार के पास इस चीज के भी आंकड़े हो कि स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस जाने के बाद लर्निंग आउटकम क्या निकल कर आए बच्चों के, प्रोग्रेस कितनी हो रही है और गैप कहां कहां रह गया है। क्यों कुछ एरिया के बच्चे, हमें ऐसा लग रहा है आंकड़ों से कि इंटरेस्टेड नहीं है स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस जाने में। स्कूल में जा रहे हैं तो माँ बाप बच्चियों को निकलवा ले रहे हैं
कि बेटा 8th क्लास तक पढ़ाई हो गई, अब आगे स्कूल नहीं जाना है, 10th क्लास तक पढ़ लिया अब आपने, अब आगे स्कूल नहीं जाना है, या वो स्कूल तो 12th तक कर लिया लेकिन उसके बाद वो कॉलेज नहीं गई, कॉलेज गई ग्रेजुएशन करा तो पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करा। तो ऐसा क्यों? सरकार इन सब चीज़ों के ऊपर बेसिकली आंकड़े चाहती है ताकि वो अच्छी से अच्छी फिर पॉलिसीज बना सके इंप्रूवमेंट लाने के लिए। अब ऐश तो एक प्रकार का सर्वे है जो कि हायर एजुकेशन की बात करता है, लेकिन मैं यहां पर आपको हमारे देश में विभिन्न प्रकार के जो एजुकेशन सर्वेस जो यूज होते हैं उसके बारे में भी बता देता हूं, जो कि आपके लिए मेंस में आपको एक हेल्प कर देगा, मेंस के आंसर राइटिंग को लिखने में, प्लस इसके ऊपर प्रीलिम्स के बेसिस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं यूपीएससी के द्वारा। तो दोस्तों एक तो होता है ये जैसा कि आपने पढ़ा, सबसे पहले हम बात ऐश के बारे में कर लेते हैं, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। सबसे पहले सवाल ये उठता है ये वाला सर्वे कंडक्ट कौन करवाता है? ये सर्वे कंडक्ट करवाया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और ये एक प्रकार का एनुअल सर्वे होता है, हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री इसको कंडक्ट करवाती है। तो यहां पर हम वही सब चीजों के बारे में बात करते हैं कि एनरोलमेंट नंबर कैसा है, फीमेल एनरोलमेंट नंबर कैसा है, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज वगैरह के अंदर फैकल्टी कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फाइनेंसिस कैसे हैं, सॉरी कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं बोलना चाहिए मुझे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पर बात हो रही है हायर एजुकेशन की, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, सिर्फ बात यहाँ पर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की हो रही है, सिर्फ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की हो रही है, नॉट स्कूल्स। कि स्कूल्स सॉरी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में आफ्टर द स्कूल जब बच्चे गए हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, लड़के और लड़कियाँ, उनका एनरोलमेंट कैसा रहा है कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में, फैकल्टी कैसी है कॉलेज में यूनिवर्सिटी में, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर कैसा मिला, और फाइनेंसेस कैसे हैं, उसके पैसा वगैरह आता है क्या, मरम्मत करवाते हैं क्या, दीवारें वगैरह सही हैं क्या, बेंचेस कैसी हैं, टीचर जो वहाँ पढ़ाने आ रहे हैं कब तक, कितना लेवल तक पढ़ चुके हैं, वो खुद कितने एजुकेटेड हैं, बच्चों को अच्छे तरीके से ज्ञान मिल पा रहा है, क्या वो ज्ञान काफ़ी है कि वो ग्रेजुएशन के बाद कोई जॉब वगैरह कर सकें, क्या उनकी कोई इंप्रूवमेंट हुई कॉलेज वगैरह में यूनिवर्सिटी में जाने के बाद, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं सर्वे के अंदर। ओके, दूसरे प्रकार का जो सर्वे है एजुकेशन सर्वे, एक ये तो हो गया हायर एजुकेशन के लिए, जैसे कि ऐश होता है वैसे एक होता है एस, AIES, ठीक है। ये AIES क्या है? इसकी दोस्तों फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया स्कूल एजुकेशन सर्वे, ऑल इंडिया स्कूल एजुकेशन सर्वे। इसको कंडक्ट करवाया जाता है, इट इज कंडक्टेड बाय, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीजों के ऊपर प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। दिस ऐश जो है हायर एजुकेशन वाला जो सर्वे है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कंडक्ट करवा रही थी, लेकिन जो ऑल इंडिया स्कूल एजुकेशन सर्वे एस जो है, इसको कैरी आउट या कंडक्ट करवाया जाता है बाय, तो कितना यूनिक फैक्ट है ये, एनसीईआरटी के द्वारा, जो कि हमारी किताबें बनाती है नॉर्थ इंडिया की, एनसीईआरटी के द्वारा। एंड व्हेन दिस सर्वे इज कंडक्टेड, जब एनसीईआरटी को ठीक लगता है, कोई एनुअल मैनुअल नहीं है, यहां पर जो वर्ड यूज करा जाता है डेट इज पीरियोडिकली, कभी भी हो सकता है जब उसको ठीक लगे। अब ऑब्वियसली बात है यहाँ पर हफ्ते 2 हफ्ते महीने भर का तो होगा नहीं, क्योंकि टाइम भी तो लगता है, तो आप ऐसा मान के चलो क्वार्टरली बेसिस पर, हाफ ईयरली बेसिस पर, या ईयरली बेसिस पर, लेकिन कोई फिक्स नहीं है, 7 महीने में भी हो सकता है, 1.5 साल तक भी हो सकता है, 2 साल तक नहीं हुआ पता चला, 3 साल तक नहीं हुआ, हर 3 महीने भी हो सकता है, जब एनसीईआरटी का मूड बने तब कंडक्ट करवा लेती है। और यहां पर अगेन हम बात करते हैं इस सर्वे के अंदर मतलब क्या क्या चीजें निकल कर आती हैं, स्कूल के अंदर फैसिलिटीज कैसी हैं, एनरोलमेंट कैसा है,
विभिन्न प्रकार के कास्ट के लोगों का एनरोलमेंट कैसा है, सेक्सेस का एनरोलमेंट कैसा है, ST SC गर्ल्स वगैरह आ रही हैं स्कूल के, नहीं आ रही हैं, टीचर्स कैसी हैं स्कूल के अंदर, किन किन भाषाओं में बच्चों को स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता है, ये सब चीज़ें। अटेंडेंस रेशियो कैसा है बच्चों का, स्कूल आते भी है कि नहीं आते हैं, डिसिप्लिन कैसा है, स्कूल का रिजल्ट कैसा आता है हर साल। फिर एक सर्वे होता है विच इज नोन एज एसर। यहां पर मैंने सभी प्रकार के एजुकेशन सर्वे आपको कवर करवा रहा हूं। विभिन्न प्रकार के ये जो एजुकेशन सर्विस होते हैं इनके बारे में आपको अखबारों की सुर्खियों में बार बार जानने को मिलता रहता है। यहां पर मैं एक ही जगह पर आपको कंपाइलेशन दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये एसर क्या होता है? एसर इज एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। यहां पर एसर का जो ज्यादातर जो फोकस होता है, ज्यादातर वो रूरल इंडिया पे होता है। वो रूरल इंडिया पर होता है। यहां पर गांव के अंदर ये असेस करा जाता है कि बच्चों का एनरोलमेंट कैसा है, लर्निंग लेवल कैसी है, फंडामेंटल स्किल्स उनको स्कूल वगैरह जाने से मिलती है कि नहीं मिलती है। और ये सर्वे जो टीम होती है सर्वे को कंडक्ट करवाने वाली, वो हाउस होल्ड लेवल पे जाके काम करती है, घर घर जाके। ठीक है, गांव के लोगों से पूछने के लिए, पूछताछ करने के लिए। फिर एक आता है नेस। नेस इज नेशनल अचीवमेंट सर्वे। नेशनल अचीवमेंट सर्वे, इसका एम होता है कि ये असेस करना कि अक्रॉस स्कूल सिस्टम्स, मतलब सारे स्कूल वगैरह को अगर देखा जाए देश के, तो देश में बच्चे कुछ सीख भी रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, लर्निंग आउटकम्स क्या निकल कर रहे हैं, स्कूल जाने से बच्चों को कुछ फायदा मिल रहा है, या स्कूल जाना मतलब ऐसा है कि उनको ग्राउंड में खड़ा कर दिया जाता है, बेटा तुम्हारे रिबन नहीं बंधे हुए हैं, तुम नेल पॉलिश लगा कर क्यों आई हो, जो स्पोर्ट्स टीचर है वो बच्चों को मार रहे हैं। मतलब सिर्फ ऐसा फालतू का माहौल तो नहीं है कि मतलब बच्चों का जाने का मन ही नहीं कर रहा स्कूल, लर्निंग आउटकम कुछ निकल रहा है, बच्चों को स्कूल जाने से कुछ सीखने को मिला है, जीवन में कुछ उन्नति हुई है कि नहीं हुई है। मतलब आप कहोगे कि ये सर ऊपर वाली बातों से ही मिला जुला लग रहा है। हाँ मैं जानता हूँ मिला जुला लग रहा है, मैं तो सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ जो सरकार अलग अलग नाम के सर्विस को कंडक्ट करवाती है। फिर एक लास्ट प्रकार का जो सर्वे होता है वो स्टेट लेवल पे कंडक्ट कराया जाता है। ये लास्ट है, इसको बोला जाता है सीस, SEAS, सीस। ये सीस क्या होता है? स्टेट लेवल पे कंडक्ट होता है, तो उसका नाम होता है स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे। यहां पर हम सिर्फ लर्निंग आउटकम को इवेल्युएट करते हैं बच्चों की, लेकिन यहां पर स्टेट लेवल पे चीज देखी जाती है, स्टेट लेवल पर देखा जाता है इसको। और ये देखने से होता क्या है, हमें कंपैरेटिव एनालिसिस पता लग जाता है कि बिहार का जो स्कूल जाता हुआ जो बच्चा है
वो कितना पीछे है एज कंपेयर टू अगर कोई बच्चा दिल्ली के स्कूलों में जा रहा है। यहां पर फर्क पता लग जाता है हमें, ठीक है, कि यूपी के नोएडा में जो बच्चे जा रहे हैं अगर स्कूल वगैरह, और वहीं पर जो आगरा में जा रहे हैं, दोनों जिले यूपी के ही हैं, नोएडा भी यूपी का, आगरा भी यूपी का, तो यहां पर डिफरेंस क्या है बच्चे के स्कूल जाने में? क्या नोएडा जाता हुआ जो बच्चा है स्कूल जाते हुए कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीख रहा है? आगरा का बच्चा कितनी अच्छी चीज़ नहीं सीख पा रहा क्या? ये सब डेटा हमें स्टेट लेवल पे पता लग जाते हैं इससे, सीज से। ओके, समझ में आए ये क्या होता है? एजुकेशन सर्विस अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, तो ऐश के अलावा भी जितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में मैंने आपको अच्छा खासा ज्ञान दे दिया है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हमें जानना है दोस्तों, ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज क्या होती है? ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज क्या होती है? डीम्ड यूनिवर्सिटी को आप या तो डीम्ड यूनिवर्सिटी कह लो, या फिर इसको ऐसा भी कहा जाता है, दोनों प्रकार के शब्द बता देता हूं मैं आपको। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, तो भारत के अंदर ये एक प्रेस्टिजियस, भारत के अंदर ये एक प्रेस्टिजियस, एक क्रेडिशन, एक, ये स्पेलिंग होती है, एक मिनट पहले मैं लिखता हूं उसको, एक क्रेडिटेशन, एक क्रेडिटेशन, ये क्या होता है? ये एक क्रेडिटेशन यानी कि आप टाइटल दे रहे हो किसी को यूनिवर्सिटी होने का, प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी होने का, आप किसी को एक क्रेडिट दे रहे हो, तो इट इज एक क्रेडिटेशन विच इज गिवन बाय, कौन देता है ये किसी भी एक बिल्डिंग को टाइटल डीम टू बी यूनिवर्सिटी का? इट इज गिवन बाय गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट की कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या तो ये वाला टाइटल दे देती है, या तो ये टाइटल मिल जाता है बाय यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। किसको दिया जाता है ये टाइटल डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का या डीम्ड यूनिवर्सिटी का? हाई परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है ये, हाई परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है। और जब ये टाइटल मिल जाता है डीम टू बी यूनिवर्सिटी का, जब ये किसी बिल्डिंग को जो कि बच्चों को पढ़ा रही हो, ऑब्वियसली बात है, मतलब उसका सपना है कि वो यूनिवर्सिटी बने, लेकिन वो प्रॉपर यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी होती तो सिर्फ यूनिवर्सिटी लिखते हम लोग, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी क्यों बोलते फिर हम उसको? तो ये हाई परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है। और ये वाला टैग मिलने के बाद, ये एक क्रेडिट मिलने के बाद, ये टैग मिलने के बाद, ये टाइटल मिलने के बाद कि वो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, फिर उसके पास कुछ पावर्स आ जाती हैं, उस बिल्डिंग के पास फिर कुछ पावर्स आ जाती है। और वो पावर्स क्या हैं? उनके पास, उन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज के पास ऑटोनॉमी आ जाती है कि वो फिर बच्चों को डिग्री दे सकती है, और वो डिग्री मान्य डिग्री होगी। आप फिर उस डिग्री को, अगर आपके पास वो डिग्री है तो ग्रेजुएट वगैरह, पोस्ट ग्रेजुएट आप माने जाओगे। फिर जैसे आप सरकारी एग्जाम वगैरह के अंदर, यूपीएससी, स्टेट पीएससी वगैरह के अंदर बैठना चाहते हो, कहीं पर भी जॉब लेना चाहते हो, तो वो ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी मान्य होगी, उसकी मान्यता होगी, तो वो डिग्री दे सकती हैं।
फिर ऑटोनॉमी उनको इस चीज़ की भी मिल सकती है, मिल जाती है, सॉरी, मिल सकती नहीं, मिल जाती है कि दे कैन डिजाइन देयर ओन करिकुलम, ओन सिलेबस, दे कैन मैनेज देयर ओन अफेयर्स, के अंदर बच्चों को कैसे पढ़ाना है, लेक्चर कितने लगेंगे, कितने बजे तक क्लासेस लगेंगी, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, एग्जाम कब कब होंगे, सेमेस्टर कब कब होंगे, असाइनमेंट्स क्या क्या देना है, सब कुछ अपने हिसाब से मतलब डिसाइड कर सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दे आर फंक्शनिंग लाइक अ प्रॉपर फुल यूनिवर्सिटी, लेकिन फिर ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी क्यों है? ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी क्यों है? अब ये बट के आगे जाने से पहले और ये राज बताने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछता हूं। आकांक्षा, आप कॉलेज में हो कि यूनिवर्सिटी में हो, पहले ये बताओ, है ना? आपका कॉलेज किसी ना किसी यूनिवर्सिटी का पार्ट होगा। क्या नाम है आपकी यूनिवर्सिटी का? जेएस। ओके, आप वहां से क्या कर रहे हो? बैचलर्स इन साइकोलॉजी। क्या सिर्फ साइकोलॉजी ही होती है उस यूनिवर्सिटी के अंदर और कुछ नहीं होता? क्या क्या होता है? जैसे मास्टर्स होती है, पीएचडी होती है, और सिर्फ साइकोलॉजी का सब्जेक्ट ही होता है, पर क्या क्या होते हैं? हिस्ट्री है, फिलॉसफी है, इंग्लिश होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह भी होंगी, है ना? तो दोस्तों, आपने आकांक्षा यादव जी के आंसर को सुना होगा। ये डिफरेंस होता है। फुल यूनिवर्सिटी में मल्टीपल डोमेन्स की चीजें जो होती हैं वो पढ़ाई जाती है, लेकिन डीम टू बी यूनिवर्सिटी के अंदर, यहां पर डीम टू बी यूनिवर्सिटी जो है, बट दे ऑफन, ये फंक्शन तो कर रही है लाइक अ फुल यूनिवर्सिटी, बट दे ऑफन स्पेशलाइज इन स्पेसिफिक फील्ड्स। ये स्पेसिफिक फील्ड्स के अंदर ही काम करती हैं, मतलब ये जिस कोर्स को देने के लिए बनी है सिर्फ वही कोर्स उनके अंदर होगा, मल्टीपल चीजें नहीं होती यहां पर कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ चल रहा है यहां पर, ऐसा नहीं होता है। और यहां पर एक चीज और देखी जाती है डीम टू बी यूनिवर्सिटी के अंदर, फुल यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में यहां पर जो फीस होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, और यहां पर जो सीट्स होती हैं बच्चों के लिए वो लिमिटेड होती है, तो ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी का जो फंडा है ये आया कहां से? इसको, इस टाइटल को ग्रांट करा जाता है, दिस डीम टू बी यूनिवर्सिटी का जो टाइटल है किसी बिल्डिंग को मिलेगा, डीम टू बी यूनिवर्सिटी का टाइटल वो मिलता है अंडर सेक्शन 3 ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट ऑफ, बहुत पुराना एक्ट है ये, 1956। तो यहां पर ऐसा नहीं कि मुंह उठा करे किसी को भी मिल जाएगा, उन इंस्टीट्यूशंस को यूजीसी के सामने, सरकार के सामने शो करना पड़ेगा, कुछ चीजें शो करनी पड़ेगी,
कि रिसर्च के मामले में, पब्लिकेशंस के मामले में, कि कुछ कुछ चीज़ें वो पब्लिश करती है मैगजीन्स वगैरह के अंदर, और ओवरऑल फंक्शनिंग के मामले में दे विल शो देयर सुपीरियर क्वालिटी, ओके। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एक इसका एग्जाम्पल है, बड़ी बड़ी फेमस इंस्टीट्यूशन का आपने नाम सुना होगा, बिट्स पिलानी। अब देखो गूगल पे मैं लिख रहा था यहाँ पे बिट्स पिलानी, देखना बिट्स पिलानी में सबसे पहले देखो तीसरा ऑप्शन ही आ रहा है, बिट्स पिलानी की फीस। अपने आप ही गूगल बोल रहा है, ठीक है। मैंने जैसा कि आपको बताया ना यहाँ पर कि इनके अंदर फीस काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, सीट्स लिमिटेड होती है। तो सबसे पहले अगर मैं बिट्स पिलानी लिख भी रहा हूँ तो बिट्स पिलानी का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है अपने आप ही फीस। तो दिस इज बिट्स पिलानी, ठीक है। कहाँ पर है ये राजस्थान में है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, BITS, बिट्स पिलानी। पिलानी एक जगह है राजस्थान में, ये एक प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इट फोकसेस प्राइमरली ऑन हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंजीनियरिंग एंड साइंसेज। देखो यहाँ पर सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। आप सोचो मैं यहाँ से हिस्ट्री ऑनर्स कर लूँ, बॉटनी ऑनर्स कर लूँ और संस्कृत ऑनर्स कर लूँ, ऐसा नहीं होगा, लिमिटेड है इसकी फील्ड। देखो इंजीनियरिंग और साइंसेज के सेपरेटली कर सकते हो आप यहाँ से। तो बिट्स पिलानी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट 6 इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया टू बी डिक्लेयर्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस। इंपॉर्टेंट है ये इंस्टीट्यूशन, यानी कि यहाँ से जो ग्रेजुएट्स वगैरह पास होते हैं उनकी अच्छी जॉब वगैरह लगने के चांसेस होते हैं, ठीक है। दिस इज बिट्स पिलानी। कैंपस काफ़ी बड़ा सा हमें इसका दिख रहा है, ओके। फिर एक यहाँ पर आप एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ पर हम पूरा इसका नाम लिखते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, टिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। ये अब व्हाट इज टिस फेमस फॉर? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ये फेमस है फॉर बीइंग अ प्रीमियर इंडियन इंस्टीट्यूशन इन सोशल साइंसेज, सोशल वर्क, पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। लेकिन यहां पर ज्यादातर जो फोकस करा जाता है दैट इज MA के लिए बहुत फेमस है ये, इन HRM एंड LR। HRM क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और लेबर रिलेशंस की फील्ड में अगर किसी को जाना है तो यहां से प्रोफेशनल जो है वो पास आउट होते हैं, और कोई फील्ड नहीं है, मतलब इसकी लिमिटेड फील्ड है इसकी, जो कि सोशल साइंसेस के साथ रिलेटेड है। फिर एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं आपको यहां पर, SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब नाम ही पता लग रहा है, ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये है SRM यूनिवर्सिटी। तो SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कह लो या SRM इसको यूनिवर्सिटी कह लो, तो ये एक प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर, नोन फॉर ऑफरिंग अ वाइड वेराइटी, अरे मतलब होता है वेराइटी ऑफ अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टोरल प्रोग्राम्स। लेकिन किस में? लिमिटेड फील्ड में, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिसिन, साइंस, ठीक है। और इसकी ब्रांचेस भी है। मेन कैंपस तो इसका जो है वो कट्टन कुलथूर नाम की जगह पर है। दूसरी ब्रांचेस इसकी तमिलनाडु में है, दिल्ली NCR में और अमरावती में है, तेलंगाना, ठीक है। तो ये होती हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी। इनका एक फायदा ये होता है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज होती है यहाँ पर, मतलब इनोवेटिव प्रोग्राम होते हैं, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी होती है, ऑटोनॉमी काफ़ी ज़्यादा होती है इनकी सिलेबस वगैरह करिकुलम को डिजाइन करने के लिए। तो ये इनके फायदे हैं। नुकसान इनका ये कि फीस बहुत ज़्यादा है, लिमिटेड सीट्स होती है,
ठीक है, तो ये इसके कुछ डिमेरिट्स होते हैं। बाकी तो ये यूनिवर्सिटी की तरह ही फंक्शन करती है प्रॉपर तरीके से। ओके, तो ये हमने दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से यहाँ पर अपने टॉपिक को कवर करा कि व्हाट इज़ लिटरेसी। तो प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था, इस लेक्चर में हमने डिटेल तरीके से समझा कि ये एजुकेशन, फीमेल पार्टिसिपेशन क्या है एजुकेशन के मामले में, भारत के अंदर फीमेल्स का क्या पार्टिसिपेशन है, और ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन के कुछ स्टैटिस्टिक्स को, कुछ परसेंटेजेस को भी हमने समझा। और ये ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की बात को हम क्यों माने, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एजुकेशन सर्वे है, और इसके अलावा हमने बाकी भी सर्विस को समझा। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।